हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं MCSR 217 की, जिसका एग्जाम 24 जनवरी को है। ठीक है, तो इस वाली वीडियो में मैंने चारों सेट इंक्लूड किए हैं जो कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग लैब है। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग आप लोगों को ऑलरेडी पता है। ठीक है, तो इसमें जो फर्स्ट सेट है, सबसे पहले सेट की बात करें जो लेटेस्ट पेपर ही जून 2025 का था, तो मैंने वही लिया है। ठीक है, तो अगर हम फर्स्ट सेट की बात करें तो देखो, सबसे पहले क्या होता था, कुछ मतलब कि प्रोग्रामिंग आती थी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में। ठीक है, सी लैंग्वेज में कुछ प्रोग्राम्स आते थे। बट आजकल ना डीएफडी आने लगे हैं, जैसे जून 2025 के पेपर में आया। ठीक है, डीएफडी आपको बनाना है अप टू थर्ड लेवल फॉर अ हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम, मेक नेसेसरी एजम्पशंस। ठीक है, तो सबसे पहली बात, जब भी आपको डीएफडी बनाने को आए, तो अगर आप इस पेपर के लिए पढ़ के जाने वाले हो तो प्लीज़ कुछ डीएफडी ज़रूर देख लेना। ठीक है, डीएफडी आपको कुछ ज़रूर देखने होंगे। सपोज जैसे कि हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम, स्टूडेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, डेली एक्सपेंस ट्रैकर मैनेजमेंट सिस्टम, लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम, ऑनलाइन शॉपिंग सिस्टम, हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम, ATM सिस्टम, फूड ऑर्डरिंग सिस्टम, रेलवे रिजर्वेशन, ऑनलाइन एग्जामिनेशन सिस्टम, ऑनलाइन एडमिशन सिस्टम। तो ये सब ना आप लोगों को देखकर जाना होगा। ये कुछ बहुत बेसिक से टॉपिक्स हैं और इस पे आप लोग प्रिपेयर करके जा सकते हो। तो ये एग्ज़ाम में कभी कभी आ जा कभी कभी क्या मोस्टली आता है और ये कुछ कॉमन टॉपिक्स हैं। ठीक है, तो इस पे आपको प्रिपेयर करके ज़रूर जाना है। अब हम चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ बेसिक जो कॉन्टेक्स्ट लेवल TFT होता है वो बनता कैसे है। तो यहाँ पे आपको बेसिक कुछ एंटिटीज़ का ध्यान रखना होता है। जैसे कि ऑब्वियस सी बात है, अगर हॉस्पिटल की बात हो रही है तो हॉस्पिटल में कौन कौन लोग होते हैं, या तो पेशेंट होता है या फिर डॉक्टर होता है। ठीक है, मतलब कि और भी नर्सेस होती हैं और भी पेशेंट के रिलेटिव्स होते हैं, बट मेन कौन है, मेन कॉमन रोल तो पेशेंट और डॉक्टर का ही होता है ना। जैसे कि अगर हम स्टूडेंट एडमिशन की बात करें तो स्टूडेंट एडमिशन में कौन कौन होगा, या तो स्टूडेंट होगा या फिर स्कूल वाले की एडमिशन कमेटी होगी। ठीक है, तो मेन दो रोल हुए। अब इस केस में हमारे पास क्या है, पेशेंट और डॉक्टर। तो आप लोग को ये ध्यान रखना होगा मेन एंटिटीज़ कौन सी होती है। कुछ भी बेसिक्स आप सोच सकते हो, इजीली बना सकते हो। पेशेंट जो है वो क्या पास करेगा, वहाँ से वो इन्फॉर्मेशन पास करेगा। ठीक है, जैसे कि पेशेंट ने इन्फॉर्मेशन पास की, हॉस्पिटल मैनेजमेंट ने क्या किया, उसका केस रजिस्टर करा डॉक्टर के पास। ठीक है, अब क्या होगा, डॉक्टर क्या पास करेगा, प्रिस्क्रिप्शन। ठीक है, डॉक्टर ने प्रिस्क्रिप्शन दिया, देन हॉस्पिटल मैनेजमेंट ने मेडिसिन और सजेशन दिए पेशेंट को। ठीक है, तो ये बिल्कुल कॉमन सा है, ये आप लोग इजीली सोच सकते हो, इसमें कोई भी ज़्यादा मेहनत नहीं लगेगी। आपको बस बेसिकली कॉमन रोल सोचना है। जैसे कि लाइब्रेरी मैनेजमेंट है, लाइब्रेरी मैनेजमेंट में क्या होगा, या तो स्टूडेंट होगा और स्टूडेंट के पास एक स्टूडेंट के वहाँ पे एडमिन कमेटी होगी। स्टूडेंट जब वहाँ पे जाएगा तो बेसिकली क्या होगा, वहाँ पे वो कमेटी कोई आई कार्ड वगैरह देगी। तो ऐसे, अब हम अगर लेवल 1 की बात करें तो लेवल 1 में ना आपको यहाँ पे कुछ एंटिटीज़ सोचनी है। ये जो रेक्टेंगुलर बॉक्स में है ना, ये इसे एंटिटीज़ बोलते हैं। ठीक है, और यहाँ पे ये जो हमारे पास सर्कल बॉक्स में है, ये हमारा एट्रीब्यूट्स होते हैं। ये सारे एट्रीब्यूट्स है, तो आपको एट्रीब्यूट्स का ध्यान रखना है। कुछ आपको एट्रीब्यूट सोचने हैं। जैसे कि सपोज अब पेशेंट है, पेशेंट के अंदर सिम्टम्स आए, उसने अपना दवाई वगैरह ली, जैसे कि सिम्टम्स उसने आए, फिर उसने डिसीज़ के बारे में देखा। ठीक है, फिर वो सर्च करेंगे डिसीज़। तो ऐसे करके ही हमारे पास एट्रीब्यूट्स करके पूरा बनता है। जैसे कि हमारा रिपोर्ट बनेगी यहाँ पे, वो वैलिड है या फिर वो है इनवैलिड है। ठीक है, तो इस केस में ये पूरा चलता है। इन एट्रीब्यूट्स का आप लोग को ध्यान रखना है। जैसे डिसीज़ है, अब वो डिसीज़ के लिए सर्च करते हैं। ठीक है, ऐसे फिर मेडिसिन पे आते हैं। ठीक है, तो इस केस का आपको पूरा ध्यान रखना है। जैसे कि मेडिसिन ये वो, फिर उसके बाद बिलिंग्स होती हैं। ठीक है, तो आपको इस केस में एट्रीब्यूट सोचने हैं। जैसे अब यहाँ पे रिपोर्ट आई, फिर एनालाइज हुआ। ठीक है, फिर उसकी फ़ीस देंगे, फिर हमारी रिपोर्ट बनेगी, एंड में बिल बनता है। ठीक है, तो आपको बेसिकली ना लॉजिक सोचना है कि हॉस्पिटल में क्या क्या होता है। वो आप इजीली सोच सकते हो, मतलब कि आपको हर जगह का पता है कि क्या क्या होता है। तो इतनी बड़ी बात नहीं है, आप सोच सकते हो। ठीक है, उसके बाद अब अगर हम लेवल 1 की बात करें, ये हमारा लेवल 1 था। इस लेवल 1 में ना आपको ये बेसिक चीज़ें क्लियर होनी चाहिए कि आपको उस जगह के बारे में बस पता होना चाहिए वहाँ क्या क्या होता है। आप कुछ भी बना के आ सकते हो, इतना डिफ़िकल्ट नहीं है। ठीक है, तो ये हमारी लेवल 1 की बात हुई। बस मैं इतना बोलूँगी फ्रेंड्स, जितना दिमाग में आ रहा हो बना के आना। लेवल 2 में देखो, यहाँ पे 3 चीज़ें हैं, डॉक्टर, पेशेंट और एडमिन। डॉक्टर क्या करता है, डॉक्टर सजेस्ट करता है। ठीक है, उस केस में क्या होगा, उस केस में स्पेसिफाई। ठीक है, तो इस केस में हमने डॉक्टर और पेशेंट की डिटेल, मेडिसिन्स की डिटेल,
तो हम ऐसे कर सकते हैं। उसके बाद हम एडमिन लेवल पे आते हैं, ठीक है। तो लेवल 1 में हमने थोड़ा ज़्यादा इंक्लूड किया, लेवल 2 में थोड़ा कम, तो वो चल जाएगा। आपको लेवल 1 में बस थोड़ा ज़्यादा समराइज़ करके रखना होता है, ठीक है। लेवल 2 में आप कम डिटेल्स भी डालोगे तो चल जाएगा, इतनी कोई बिग डील नहीं है। तो आपको इस क्वेश्चन में लेवल 3 बनाने के लिए बोलते हैं, तो मैंने लेवल 2 तक बनाया है। लेवल 3 में आप छोटा सा स्मॉल सा पार्ट डाल देना। सेकंड क्वेश्चन की बात करें तो इसमें राइट अ प्रोग्राम दैट इज करेक्ट बट ऑफ नॉट गुड क्वालिटी, जस्टिफाई योर आंसर, मेक नेसेसरी एजम्पशंस। तो देखो वो प्रोग्राम ये कह रहा है कि वो करेक्ट तो होना चाहिए बट गुड क्वालिटी का नहीं होना चाहिए। गुड क्वालिटी का मतलब क्या होता है, वो करेक्ट हो रहा है, मतलब कि हम उसको एकदम सही से लिख रहे हैं, वो सही से वर्क कर रहा है, पर उसमें कुछ एक चीज़ ऐसी है जो हमारी दिक्कत दे रही है, ठीक है। दिक्कत दे रही है मतलब उसमें कोई एरर नहीं आएगा बट वो दिक्कत देगा। तो यहाँ पे मैंने एक प्रोग्राम लिखा है, ठीक है। तो अब हम उसको स्टेप बाय स्टेप पढ़ते हैं। देखो सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले हमारी डायरेक्टिव होगी, हम जो अपनी लाइब्रेरी इंक्लूड करते हैं, ठीक है, stdioh विच इज़ इनपुट आउटपुट, ठीक है। तो हमने उसको इंक्लूड किया। देन हमारा ऑब्वियसली इंट मेन आता है। इंट मेन में हमारा क्या होता है, जो मेन होता है। देन हमने वेरिएबल्स इनिशियलाइज किए, एक नंबर एंटर करवाया। अब हम नंबर एंटर करवा रहे हैं तो अब हम उसे स्कैनफ की हेल्प से रीड कर रहे हैं, ठीक है। स्कैनफ हमेशा रीड करने के लिए होता है। हमने ए को हमने रीड करा, ठीक है। यहाँ पे हमने ए इनिशियलाइज किया था, ठीक है। देन उसके बाद हमने बी की वैल्यू 0 ली। देन उसके बाद हम सी को कर रहे हैं, हमने एक सी वेरिएबल का यूज़ किया, हमने लूप चलाया 1 से लेके ए तक, यानी कि ए अगर हम 5 है तो सी 5 तक चलेगा, ठीक है। देन हमने क्या करा, बी इक्वल्स टू बी प्लस सी, यानी कि बी 0 था, सी 1 हुआ, ठीक है। तो बी प्लस सी मतलब कि 1 प्लस वो हो जाएगा, तो मतलब कि 1 से लेके 5 तक सारे नेचुरल नंबर्स का सम होता जाएगा बेसिकली इसमें, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, जब हमने अपने नेचुरल नंबर का सम करवा लिया, हमने प्रिंट एफ करा, आंसर हमने प्रिंट करवाया बी, देन रिटर्न 0, ठीक है। तो हमारा बी में सब प्रिंट होके आ गया। तो ये प्रोग्राम क्या था, ये हमारा एकदम करेक्ट प्रोग्राम था। लेकिन अब इसमें क्या गुड क्वालिटी नहीं थी, ये जो वेरिएबल है CDEFGH, ये इसमें हमने वो चीज़ नहीं की, हमें फालतू में इनिशियलाइज नहीं करने चाहिए थे, क्योंकि हमने इनका यूज़ ही नहीं किया, तो हमने इनको डिक्लेयर ही क्यों किया, ठीक है। तो इस वाले फंक्शंस में हमने इसको इनिशियलाइज ही नहीं किया और डिक्लेयर भी कर दिया बिना यूज़ के, तो ये हमारी गुड क्वालिटी का नहीं हुआ। अब देखो वाई दिस प्रोग्राम इज़ करेक्ट, ठीक है। अब इसमें है इट करेक्टली टेक्स, ठीक है, मतलब कि अब हमने उसमें एजम्पशंस लिखने को बोला था, 20 मार्क्स में है तो अब एजम्पशंस तो ऑब्वियसली लिखोगे, ठीक है। तो इसमें क्या है, इट करेक्टली टेक्स एन इंटीजर इनपुट ए, हमने ए इनपुट लिया था, ठीक है। उसके बाद हमने यूजेज अ लूप फ्रॉम 1 to a, एड नंबर्स प्रॉपरली, डिस्प्ले द करेक्ट सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स, ठीक है। तो सब कुछ सही हो गया। देन अगर सेट 2 की बात करूँ मैं, सेट 2 में अगेन हमारे पास जो CSL 217 का सेट है उसमें DFD पे ही आया है, मतलब कि फिर से DFD आया है यूनिवर्सिटी इंफॉर्मेशन सिस्टम पे बनाने पे, ठीक है। तो अब हम इसका देखते हैं। अब यूनिवर्सिटी एडमिशन सिस्टम है, तो मैंने अभी आपको बोला ना स्कूल की तरह इसमें भी क्या होगा, या तो एक कैंडिडेट हो गया यानी कि स्टूडेंट, एक हो गया एडमिशन ब्यूरो, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे हमने एडमिशन ब्यूरो को 2 जगह रख दिया, आपको कोई वो नहीं, आप एक ही जगह रख सकते हो, जैसे हमने पिछले वाले में किया था। अब कैंडिडेट क्या करेगा, एप्लीकेशन फॉर्म भरेगा, ठीक है। तो अब देखो नीचे वाले एडमिशन ब्यूरो में हमने थोड़ा सिंप्लीफाई कर दिया ताकि एक जगह से ज़्यादा लाइंस ना आए, इसीलिए हमने उसे दूसरी जगह रखा। आप एक जगह भी रख सकते हो, यूनिवर्सिटी एडमिशन सिस्टम बीच में रखा है, ठीक है। अब कैंडिडेट क्या करेगा, कैंडिडेट सबसे पहले हमारी एप्लीकेशन फॉर्म भेजेगा, देन वो एक्नॉलेजमेंट जाएगी उसको, ठीक है। देन यहाँ से एडमिशन वगैरह होगा, ठीक है। लास्ट में स्टूडेंट को शॉर्टलिस्ट होने के बाद स्टूडेंट ID मिलेगी, ठीक है। तो ये जो स्टूडेंट ID है ये स्टूडेंट को लास्ट में मिलती है। इसके बाद अब हम क्या करेंगे, इसके बाद हम लेवल 1 पे आएंगे। लेवल 1 में आपने शॉर्टकट्स लिखने हैं, मतलब कि हमने इतना डिटेल में वेरीफाई नहीं किया, हमने नॉर्मली कर दिया, जैसे कि जनरेट यूनिवर्सिटी रिपोर्ट, चेक लैब रिकॉर्ड्स, ठीक है। तो हमने ऐसे करके जनरेट स्टूडेंट रिपोर्ट, मतलब कि जनरेट एडमिन, जनरेट डिग्री, ठीक है। तो हमने ऐसे करके ये सारी एंटिटीज़ बना दी, जैसे कि यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट, कोर्स मैनेजमेंट, सब्जेक्ट मैनेजमेंट, स्टूडेंट मैनेजमेंट, एडमिशन मैनेजमेंट और डिग्री मैनेजमेंट। तो ठीक है, ये सब हमने कर दिया। अब लेवल 2 की बात करें तो इसमें मैंने थोड़ा ज़्यादा कैटेगराइज करके डाला है, लेकिन आप बिल्कुल सिंपल बना सकते हो, नो नीड ऑफ, मतलब कि इतने कैटेगराइजेशन की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको नहीं आ रहा तो जैसे अभी हमने ऊपर वाले में देखा था, देखो यहाँ पे सिंपल था ना, तो आप बेसिकली यहाँ भी एंटिटीज़ रख लो, डॉक्टर की जगह आप कैंडिडेट रख लो, पेशेंट की जगह आप एडमिशन ब्यूरो रख लो, तो आप नॉर्मली बना सकते हो। और एट्रीब्यूट्स के अकॉर्डिंग बस इतना ध्यान रखना, पूरा फॉर्मेट अच्छे से हो, सारी एट्रीब्यूट्स हों, एंटिटीज़ हों, और लाइंस ये जो है ना इनमें कुछ ना कुछ लिखा हो, बस आपको इस चीज़ का ध्यान रखना होता है। टीचर हमेशा यही चेक करता है
वो हमेशा यही देखेगा कि आपने सब सही से लिखा है या नहीं लिखा, क्योंकि इन लाइंस में जो डेटा होगा वो मैटर करता है और आपको मार्क्स वगैरह उसी से मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राइट अ प्रोग्राम दैट इज़ करेक्ट बट स्टिल नॉट रिलायबल। ठीक है, जस्टिफाई योर आंसर, मेक नेसेसरी अजम्पशंस। तो देखो वापस से इसमें वही है, ठीक है, प्रोग्राम करेक्ट लिखो बट रिलायबल नहीं होना चाहिए। पिछले वाले क्वेश्चन में क्या था, क्वालिटी नहीं होनी चाहिए। तो अब इस वाले क्वेश्चन में भी हमने लिखा है, हमने अपना मेन लिया, ए और बी लिया, रिजल्ट लिया, 2 नंबर एंटर करवाए ए और बी और उनको हमने रीड किया। रिजल्ट वेरिएबल में हमने ए बाय बी करा, प्रिंट एफ में हमने रिजल्ट परसेंटेज रीड करके वो करा, देन रिटर्न 0। उसके बाद हमने इस प्रोग्राम में अब नॉट रिलायबल का है। अब ये रिलायबल कैसे नहीं हुआ, तो देखो सबसे पहले पढ़ते हैं प्रोग्राम करेक्ट कैसे है। करेक्टली परफॉर्म कर रहा है डिवीजन, यूजर एंटर करेगा वैलिड इनपुट, बी नॉट इक्वल्स टू 0 प्रोड्यूस करेगा करेक्ट रिजल्ट, लॉजिक ऑफ डिवीजन इज मैथमेटिकली करेक्ट। तो हमारा ये पूरा वर्क कर रहा है लेकिन रिलायबल नहीं है। अब ये रिलायबल क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे उसने ए बाय बी, अगर हमारी बी की वैल्यू हमारी वो 0 डाल दे तो ए बाय बी क्या होगा, वो तो हमारा एक तरह से सिस्टम क्रैश हो सकता है ना, हमारा प्रोग्राम क्रैश हो सकता है। तो दैट इज़ नॉट अ वैलिड, बिकॉज हमें कुछ ऐसी अप्रोच सोचनी होती है जो कि हमारी सेफ रहे। ठीक है, हम ऐसे नहीं कर सकते, ये प्रोग्राम हमारा चलेगा पर अगर हमने बी की वैल्यू हमारी 0 हुई तो वो क्रैश हो सकता है। तो हम ऐसे ये सिस्टम में नहीं सोच सकते। ठीक है, तो ऐसे ही हमें अपने सारे प्रोग्राम्स में ये ध्यान रखना है कि वो रिलायबल हो, उसकी अप्रोच सेफ हो। ठीक है, तो नेक्स्ट सेट 3 की बात करें तो सेट 3 में क्या है, सपोज दैट यू नीड टू बिल्ड सॉफ्टवेयर फॉर अ रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम, राइट अ स्टेटमेंट ऑफ स्कोप दैट डिस्क्राइब द सॉफ्टवेयर, मेक नेसेसरी एजम्पशन। इसमें भी एजम्पशंस है। ठीक है, तो अब आपको इसमें सॉफ्टवेयर बनाना है, मतलब कि आप बेसिकली एक आप एसआरएस के तौर पे लिख सकते हो। उसमें आपको बेसिकली सारी डिटेल्स लिखनी होती हैं कि क्या है क्या नहीं है। जैसे कि अगर हम सबसे पहले अगर हम बात करें तो हमारा इंट्रोडक्शन आता है। ठीक है, तो आपको इसमें बेसिकली वो डिटेल्स लिखनी है जो आपको पता है। ठीक है, तो अगर आप इंट्रोडक्शन की बात करें तो रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम इज़ अ सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन डिज़ाइन टू ऑटोमेट एंड मैनेज द प्रोसेस ऑफ बुकिंग, कैंसिलिंग एंड इंक्वायरिंग। तो बेसिकली किस लिए होता है, इसीलिए तो होता है बुकिंग कर सके, कैंसिलिंग कर सके, इंक्वायरी कर सके रेलवे रिजर्वेशन में टिकट्स की। ठीक है, और इसका बेसिकली मतलब कि मेन वो क्या होता है, हमारे जो पैसेंजर्स हैं उनको हम वो प्रोवाइड करवा सकें, सुख सुविधाएं अगर मैं हिंदी में बोलूँ तो। ठीक है, तो मतलब कि हमारा जो मतलब मेन कंट्रोल होता है वो हमें सॉफ्टवेयर इसी पे ही बनाना है ताकि हमारे कस्टमर्स जो हैं इस चीज़ का फ़ायदा उठा सकें। ठीक है, तो ये हमें उस अकॉर्डिंगली डिज़ाइन करना है इस सॉफ्टवेयर को। तो आपको बेसिकली एसआरएस लिखनी है, आप मेन हेडिंग्स याद कर सकते हो इस चीज़ की ताकि आप लोग को ये याद रहे। अगर हम नेक्स्ट बात करें, ठीक है, तो नेक्स्ट में आप देखो यहाँ पे हमारे पास है पर्पस। तो सबसे पहले हमने इंट्रोडक्शन लिखा, अब हम लिखेंगे पर्पस। ठीक है, अब इसका बेसिकली पर्पस क्या हो सकता है, पर्पस इसका यही होगा ना कि हमें अपने पैसेंजर्स जो हैं उनको वो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवा रहे हैं जिससे वो घर बैठे बैठे ऑनलाइन टिकट्स बुक कर सकें, ऑनलाइन चीज़ें कर सकें, मतलब कि कैंसिलिंग करनी है, इंक्वायरिंग करनी है, वो ऑनलाइन कर सकें, उन्हें आने की ज़रूरत ना पड़े। तो ये उनके लिए एक ईजी और सिक्योर प्लेटफॉर्म हो गया। तो आपको बेसिकली अपने से बना के लिखना है, आपको बस इसकी हेडिंग्स याद रखने की ज़रूरत है, आपको इतना डिटेल में नहीं जाना, आपको जितना पता है आप उतना लिखो। स्कोप क्या होगा, स्कोप हमेशा ना 2 चीज़ों में डिवाइड होता है, एक होता है फंक्शनल एस्पेक्ट, फंक्शनल स्कोप, और एक होता है नॉन फंक्शनल। अब देखो फंक्शनल में क्या है, यूज़र मैनेजमेंट, यूज़र मैनेजमेंट में क्या होगा, यूज़र रजिस्टर करेगा, लॉगिन करेगा, ऑथेंटिकेशन होगा पैसेंजर्स का। ठीक है, तो अब ऐसे ये हुआ हमारा यूज़र मैनेजमेंट। देन ट्रेन इन्फॉर्मेशन, ट्रेन इन्फॉर्मेशन क्या, डिस्प्ले लिस्ट ऑफ मतलब कि ट्रेन की लिस्ट, व्यू ट्रेन शेड्यूल्स, ट्रेन कब जा रही है कब नहीं आ रही, टिकट बुकिंग। ठीक है, सीट एलोकेशन, तो सीट एलोकेशन में अब वो अपर बर्थ है, लोअर बर्थ है, ठीक है, आरएसी है, कंफर्म है या नहीं है। उसके बाद देखो उसके बाद क्या होगा, टिकट कैंसिलेशन, टिकट हमारी कैंसिल हो सकती है, वेटिंग लिस्ट में तो नहीं है, कैंसिलेशन पे रिफंड आएगा या नहीं, आप ये बेसिकली सोच सकते हो ना। पेमेंट प्रोसेसिंग में क्या है, कार्ड के थ्रू है, यूपीआई के थ्रू है। ठीक है, अब कैंसिलेशन अगर हो रही है तो पेमेंट भी होगी, पेमेंट हमारी रिफंड होती है। ठीक है, तो देखो अब आता है टिकट स्टेटस और इंक्वायरी, मतलब कि हम अपनी इंक्वायरी कर सकते हैं कि टिकट वो हमारी जो ट्रेन है वो लेट है, हमारी टिकट कंफर्म हुई है या नहीं हुई। फिर एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस में अब एडमिन अपडेट करेगा या ट्रेन की डिटेल्स, या फिर रिमूव करेगा, या फिर उसके फेयर्स वगैरह को अपडेट करेगा, जैसे बढ़ गए वो, तो हम उसको वो कर सकते हैं। फिर नॉन फंक्शनल स्कोप में तो बेसिकली परफॉर्मेंस आती है कि अगर हम काफ़ी सारे यूज़र्स हमारे उसमें सिस्टम में आ जाते हैं तो हमारा सिस्टम क्रैश तो नहीं हो जाएगा, कि मतलब जल्दी फास्ट रिस्पॉन्स करेगा ना, धीरे तो नहीं हो जाएगा। रिलायबिलिटी, सिक्योरिटी, सिक्योरिटी में क्या आएगा, बेसिकली यूज़र ऑथेंटिकेशन हो रहा है। ठीक है, इसी तरह रिलायबिलिटी, परफॉर्मेंस, ये सब ना बेसिकली नॉन फंक्शनल स्कोप है, तो ये सब आप बना सकते हो। नो नीड आप इतने सारे लिखो, तो आप नॉर्मली लिख सकते हो, क्योंकि परफॉर्मेंस में तो बेसिकली हमें यही सोचना है ना कि हमारा सिस्टम सही से वर्क करना चाहिए।
अब रिलायबिलिटी, ठीक है, तो अब इसमें जैसे इतने सारे पॉइंट हैं तो आप नॉर्मली लिख लो। अब जैसे सिक्योरिटी है, सिक्योरिटी हमारा आपको भी पता है पेमेंट ट्रांजेक्शन सिक्योरिटी होनी चाहिए, ठीक है, कि मतलब कि हमारा यूज़र का डेटा इधर से उधर नहीं होना चाहिए क्योंकि वो प्राइवेट होता है, ठीक है, तो उसमें डेटा इधर से उधर नहीं हो सकता। तो ऐसे ही अब ऊपर वाले में हमारे 8 पॉइंट थे, 8 पॉइंट में से आप 3-4 पॉइंट लिख सकते हो, आपको ज़रूरी नहीं 8 लिखना, मैक्सिमम 5 लिख लो, नॉन फंक्शनल के आप 2-3 लिख लो, पर आप लिखो, ठीक है, आप उनको स्किप नहीं कर सकते, आपको वो लिखने ज़रूर है, ठीक है। देन हम लिमिटेशन, स्टेक होल्डर, कंक्लूजन, ठीक है, ये सब था। देन नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए तो एस्टिमेट द एफर्ट एंड कॉस्ट रिक्वायर्ड टू बिल्ड द रेलवे रिजर्वेशन, यूज एनी एस्टिमेशन टेक्निक। तो मतलब कि रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम में क्या एफर्ट और कॉस्ट लगेगा। अब इसमें ना फ्रेंड्स बेसिकली कोकोमो मॉडल यूज़ होता है, लेकिन अभी मैं कोकोमो मॉडल नहीं बता रही बिकॉज वो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। इसमें हम निकालेंगे रफ पर्सन के हिसाब से, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे मैंने मॉड्यूल ले रखे हैं, एफर्ट्स ले रखे हैं पर मंथ के अकॉर्डिंग, ठीक है। कोकोमो मॉडल में LOC KOC वगैरह ज़्यादा हो जाता है तो थोड़ा टिपिकल होता है। अब यहाँ पे यूज़र रजिस्ट्रेशन 20 एफर्ट्स लगे, ट्रेन इन्फो शेड्यूल में 25, ठीक है, ऐसे करके हमारा टोटल एफर्ट हुआ 150 पर्सन्स पर मंथ, ठीक है। ये नंबर्स लॉजिकल हैं, कोई फॉर्मूला इसमें नीड नहीं हुआ क्योंकि मैंने बिना फॉर्मूले के बनाया। एस्टिमेट डेवलपमेंट टाइम कितना हुआ, टीम साइज़ हमारा 10 पीपल का था, टाइम एफर्ट हमारा उस अकॉर्डिंगली हमारा 15 मंथ्स निकला। एस्टिमेट स्कोट कॉस्ट जो है वो एक मतलब पर पर्सन की पर मंथ 50,000 थी, तो 150 था, उसकी 75 लाख हुई, ठीक है। तो ऐसे करके हमने वो निकाला। कोकोमो मॉडल में KOC LOC काफ़ी यूज़ होता है तो थोड़ा टिपिकल हो जाता है, आप लोग करोगे भी लास्ट टाइम पे तो इतनी जल्दी क्लियर नहीं होगा। अब सेट 4 की बात करें तो सेट 4 में आपको प्रोग्रामिंग लिखने के लिए आई हुई है। तो सेट 4 में आप लोगों को एक प्रोग्राम लिखने के लिए आया हुआ है, राइट अ प्रोग्राम इन C लैंग्वेज फॉर द एडिशन ऑफ द 2 मैट्रिसेस। तो अब बेसिकली जो मैट्रिसेस होती हैं, अगर हम मैट्रिसेस की बात करें तो मैट्रिक्स होती क्या है। देखो अगर मैं यहाँ पे एक मैट्रिक्स लिखूँ, यहाँ पे आप देखो मैं मैट्रिक्स एक लिखूँगी तो हमें 2 मैट्रिक्स को ऐड करना है, ठीक है। सपोज़ अगर हम 3x3 की भी मैट्रिक्स लें तो आपको पता है हमारे रोज़ जो हैं वो हॉरिजॉन्टली होते हैं और कॉलम हमारे नॉर्मली वर्टिकली होते हैं, ठीक है। तो अगर अब मैंने यहाँ पे एक मैट्रिक्स ली तो सपोज़ हम दूसरी मैट्रिक्स भी लेते हैं, 5 7 8 चलो, तो अब हम लेते हैं दूसरी मैट्रिक्स हमारी। तो इसमें आपको बस ये ध्यान रखना है कि दोनों मैट्रिक्स का ना ऑर्डर सेम रखना। अगर मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम नहीं होगा, अगर मैंने ये फर्स्ट मैट्रिक्स 3x3 की ली है तो हमारी सेकंड मैट्रिक्स भी 3x3 की ही होनी चाहिए। अगर उसका ऑर्डर डिफरेंट होगा तो कोई फ़ायदा नहीं है, आपका एडिशन पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन के लिए रूल अलग होता है, फिलहाल हमारा एडिशन के लिए है, ठीक है। तो इसका बेसिकली ऑर्डर क्या है, हम अगर इन दोनों को प्लस करते हैं और ये जो फर्स्ट एलिमेंट है 1, ठीक है, उसका प्लस किससे होगा 3 से, ठीक है। ये ऐसे हमारा एडिशन होगा और जो उसमें आएगा वो हमारी एक नई मैट्रिक्स बनेगी जिसका नाम हम सम या रिजल्ट कुछ भी रख सकते हैं, ठीक है। ये हमारी ये 2 मैट्रिक्स हो गई, ठीक है फ्रेंड्स। तो आपको अब सपोज़ 1 + 3 करना है तो कितना हुआ 4, 3 + 4 करना है कितना हुआ 7, ठीक है। देन 5 + 6 हमारा 11 हुआ, ठीक है। देन हमें नेक्स्ट क्या करना है 4 + 5 9, ठीक है। 2 + 3 5, देन उसके बाद हम क्या करेंगे थर्ड एंड 7 + 1 8, ठीक है। अब लास्ट रो में करेंगे 3 + 1 कितना हुआ 4, ओके। तो यहाँ पे हमारा 4 आएगा। अब सबसे नीचे वाला एलिमेंट क्या है 5 + 6 तो 11 हुआ, ठीक है। लास्ट एलिमेंट इज 2 + 3 विच इज़ 5, ठीक है। तो ये हुई हमारी मैट्रिक्स। अब ये अगर हमारी मैट्रिक्स है तो अब हमें इस दोनों को एडिशन करने के लिए प्रोग्राम करना है, ठीक है। तो अब ये हमारी 3x3 की मैट्रिक्स है। ऐसे ही 2x2 की भी मैट्रिक्स होती है। 2x2 की मैट्रिक्स में 2 रोज़ और 2 कॉलम होती हैं, इसमें 3 रोज़ और 3 कॉलम है। ऐसे ये हॉरिजॉन्टली रोज़ हैं और ये वाले कॉलम है वर्टिकली, ठीक है। तो अगर मैं आपको 2x2 की मैट्रिक्स बना के दिखाऊं तो देखो वो ये होती है। सपोज़ हम यहाँ पे लिखते हैं 2x2 की अगर हम मैट्रिक्स बना भी रहे हैं तो थोड़ा इसको सही से ड्रॉ कर लेते हैं। तो अब यहाँ पे अगर हम लिखें 2, ठीक है, 2 हमने 1 लिखा, फिर 3 और फिर उसके बाद हम 4। तो अब हमारी ये 2x2 की मैट्रिक्स हुई। इस 2x2 की मैट्रिक्स को अगर आपको ऐड करना है ना तो जो नेक्स्ट मैट्रिक्स होगी वो आपकी 2x2 की ही होनी चाहिए। तो चलो प्रोग्राम पे चलते हैं। प्रोग्राम में क्या होगा, सबसे पहले हमने अपनी डायरेक्टिव इंक्लूड करेंगे। फर्स्ट वो लेंगे नंबर ऑफ़ रोज़ इंक्लूड एंटर करवाएंगे, नंबर ऑफ़ कॉलम, बिकॉज सबसे पहले तो वही होना चाहिए कितनी रोज़ और कितनी कॉलम। जैसे अभी हमने यहाँ पे 3 रोज़ और 3 कॉलम लिया, ठीक है। तो हमने यहाँ पे ऊपर इनिशियलाइज़ कर लिया रोज़ और कॉलम
कॉलम को और हमने आई और जे को इनिशियलाइज किया। अब ये ए बी और सम हमने 3 एरे के साइज ले लिए 10-10 के, ठीक है। फर्स्ट जो है, अब हम फर्स्ट एलिमेंट जो है फर्स्ट मैट्रिक्स के अंडर एलिमेंट करवाएंगे। तो अब यहाँ पे हमने फर्स्ट लूप चलाया आई इज इक्वल्स टू 0, आई लेस देन रोज आई प्लस प्लस। तो अब कितने स्टूडेंट्स मेरे से ये पूछते हैं मैम यहाँ पे ये 2 लूप्स क्यों चलते हैं, हमने आई का चला तो दिया, अब हम यहाँ पे जे का लूप क्यों चलाते हैं। तो देखो, अगर आपको मैं मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग बताऊँ, सपोज यहाँ पे अब हम एक मैट्रिक्स लेते हैं। अब मैंने ये वीडियो पॉज करके मैट्रिक्स ड्रॉ करी, तो देखो यहाँ 0 0 फर्स्ट एलिमेंट क्या हुआ, ये 0 0। तो ये जो 0 है ना, ये हमारा हुआ। ऐसे ही ये सारी हमारी रोज और ये सारे हमारे कॉलम्स होते हैं, ठीक है। तो ये हमारा 0 0 हुआ जो हमारा फर्स्ट एलिमेंट, यानी कि 0th रो और 0th कॉलम। तो इसको हम कौन सा एलिमेंट बोलेंगे, इसको हम ऐसे डिनोट करेंगे 0 क्रॉस 0, ठीक है। तो अब हम इसको ऐसे डिनोट करेंगे, ठीक है। आप इसको नॉर्मली 0 0 भी डिनोट कर सकते हो। तो इस तरीके से एलिमेंट्स जो है ना वो डिनोट होते हैं। अब सपोज ये क्या है, 0th रो है, ठीक है, और फर्स्ट कॉलम है, तो ये क्या हुआ 0 1, ठीक है। अब ये 0th रो है, ठीक है। तो इसके बाद हम हमारा वो कॉलम कौन सा है, देखो हमारा ये फर्स्ट कॉलम था तो 2 हुआ। ऐसे ही यहाँ पे क्या आएगा 0 और 1। देन ये क्या है 0th रो है और सेकंड कॉलम है, तो 0 और 2 ऐसे होता है, ठीक है। तो जो फर्स्ट लूप चलता है ना वो रोज के लिए चलता है, यानी कि आई 0 आई लेस देन इक्वल्स टू 3, मतलब कि फर्स्ट रो। और जो जे वाला लूप चलता है वो कॉलम के लिए चलता है, ठीक है। 0 लेस देन 3, और जो हमारा जे वाला लूप चला उसमें क्या है, जे 0 है, जे लेस देन कॉलम, मतलब कि जे भी हमारा लेस देन 3 हुआ, तो हमारा 0 लेस देन 3 हुआ। अब फर्स्ट टाइम में क्या होगा, फर्स्ट टाइम में जब आई 0 होगा तो 0 लेस देन 3 है तो अंदर आएगा लूप में। देन जे 0 लेस देन 3 है, अब वो क्या करेगा 0 0 एलिमेंट को रीड करेगा। 0 0 कौन सा एलिमेंट है, 0 है, ठीक है। तो वो इस वाले एलिमेंट को रीड करेगा। उसके बाद हमारा जे प्लस हो जाएगा, क्योंकि जब तक अंदर वाला लूप खत्म नहीं हो जाता तब तक हम बाहर वाले लूप पे नहीं आएंगे। जे प्लस हो गया, ठीक है। अब जब जे प्लस हो गया तो वो 0 1 को रीड करेगा, क्योंकि हमारा आई तो 0 ही था और जे हमारा 1 हो गया। तो अब वो जे 1 को, मतलब कि 0 1 को रीड करेगा, तो विच इज़ 2। उसने 2 को रीड करा, देन उसके बाद वो सेम 3 को रीड करेगा। अब हमारा ये वाला लूप जो है अंदर वाला वो ख़त्म हो गया, ठीक है। क्योंकि 3 लेस देन जो हमारा 3 है वो नहीं है, क्योंकि इक्वल का साइन नहीं है यहाँ पे। अब ये लूप ख़त्म हो गया, उसके बाद हम नए लूप पे जाएंगे, मतलब कि प्रीवियस लूप पे, ठीक है। अब हमारा अंदर वाला लूप, तो अब आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, प्लस होगी। आई की वैल्यू हमारी 1 हो गई, पहले 0 थी अब 1 हो गई, ठीक है। तो अंदर आओ, अंदर जे की वैल्यू 0 ही है, अब आई की वैल्यू 1 मतलब रो, ठीक है। ये हमारा एलिमेंट 1 और 0 हो गया, क्योंकि जे की वैल्यू 0 थी। देन 1 और 1, ठीक है, क्योंकि अब जे की वैल्यू एक और बढ़ा दो, आई की वैल्यू तो 0 ही थी, 1 ही थी, तो ठीक है 1 2 ऐसे करके हमने इनपुट करवाया। देन मैट्रिक्स का एडिशन कराने के लिए अगेन एक कॉलम रो के लिए एक हमारा लूप कॉलम के लिए, फिर हमने सम मैट्रिक्स में उसको जो है वो स्टोर करवा दिया। नॉर्मली हमने एक सम मैट्रिक्स बनाई, हमने उसमें अपना डेटा जो है वो स्टोर करवा दिया। तो ऐसे करके हमने अपना सारा डेटा इस वाली मैट्रिक्स में स्टोर करवाएंगे। देन हम प्रिंट करवाएंगे उन डेटा को। तो हमने एक लूप अगेन रो के लिए चलाया, एक कॉलम के लिए चलाया, उसमें हमने अपना डेटा प्रिंट करवा दिया जो भी हमारा आया था। और ये जो प्रिंट है /n और t है। अब देखो यहाँ पे हमने /t इसलिए लिया, कुछ डेटा लिखा तो हम वो थोड़ा स्पेस छोड़ के ही नेक्स्ट डेटा लिखेंगे, ठीक है। जब एक रो पूरी हो गई तो फिर उसके बाद हमने /n इसलिए लगाया ताकि वो नेक्स्ट लाइन में जब आए ना तो वो नेक्स्ट लाइन में आए सेकेंड रो हमारी, इसलिए हमने उसमें /n लगाया, क्योंकि हमारा नया लूप जो चलेगा उससे पहले वो रोज कंप्लीट कर लेगा, ठीक है। तो अब सेकेंड क्वेश्चन जो है ना उसमें डेवलप अ सेट ऑफ टेस्ट केसेस दैट विल कंप्लीटली टेस्ट द प्रोग्राम इन क्वेश्चन नंबर 1 द टेस्ट केसेस शुड बी डेवलप फॉर यूनिट टेस्टिंग, मतलब जो भी हमने अभी मैट्रिक्स का एडिशन किया उसके टेस्ट केसेस बनाने हैं, ठीक है। तो टेस्ट केस बनाने के लिए नॉर्मली आपको ये सोचना है कि हमने क्या क्या किया। नॉर्मल हमारी 2x2 की मैट्रिक्स थी जिसमें पॉजिटिव इंटीजर्स थे, ठीक है। तो हमारा जो फर्स्ट टेस्ट केस हुआ उसमें रोज 2 थी, कॉलम 2 थी, ठीक है। तो हमने नॉर्मली पॉजिटिव इंटीजर डाल के हमारा सम आया, तो पर्पस क्या था उसका, बेसिक एडिशन वर्क हुआ, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट टेस्ट केस हुआ, इसमें हमारा नॉर्मली सम आ गया, एक्सपेक्टेड आउटपुट में पर्पस भी हमारा सॉल्व हो गया। तो बस आपको इसी तरीके से आपको अपने टेस्ट केस बनाने हैं। देन अगर हम सेकेंड टेस्ट केस की बात करें, उसमें क्या है, मैट्रिक्स विद 0 एलिमेंट, मतलब अगर किसी मैट्रिक्स में 0 होंगे
तो क्या वो वर्क करेगी? येस ऑफ कोर्स करेगी। अगर 2+0 करेंगे तो होगा तो सही वो वर्क, ठीक है। तो उसमें भी एक्सपेक्टेड आउटपुट आ गया, पर्पस भी पूरा हो गया, ठीक है, हमारा क्योंकि 0 था। देन है मैट्रिक्स विद नेगेटिव एलिमेंट्स। अगर -2 -3 हो तब भी वो वर्क करेगी ही, ठीक है। प्रोग्राम हैंडल कर रहा है नेगेटिव नंबर को, तो हमने ये टेस्ट केस भी सॉल्व कर लिया क्योंकि उसमें नेगेटिव नंबर्स थे, जैसे कि -1 -2 -3, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम टेस्ट केस की बात करें, वो है मैट्रिक्स विद मिक्स पॉजिटिव एंड नेगेटिव इंटीजर्स। उसमें क्या है, पॉजिटिव नंबर भी होंगे, नेगेटिव नंबर भी होंगे। अगर रो 3 है, कॉलम 3 है, सपोज एक 1 है एक 3 है, तो वो भी होगा। उसमें भी आप सब हैंडल कर रहे हो, पॉजिटिव और नेगेटिव। अब सिंगल रो मैट्रिक्स बेसिकली अगर मैं आप लोगों को बोलूँ कि होती क्या है, सिंगल रो मैट्रिक्स में ना एक ही रो होगी, मतलब कि कॉलम आपके जितने मर्जी हो सकते हैं। सपोज मैंने यहाँ पे 1 0 3 लिखा, तो हमारी रो तो एक ही हुई ना। हमारे कॉलम यहाँ पे आप देख सकते हो 3 कॉलम है, लेकिन हमारी रो एक ही है। तो अब हमारा इस केस में बस हमारा ये जो है ऐसे वर्क करेगा नॉर्मली। तो हम वेरीफाई कर रहे हैं प्रोग्राम जो है वो सिंगल उसके लिए चल रहा है या नहीं चल रहा। तो बेसिकली जैसे 1 2 3 4 5 6 ऐसे ही सिंगल कॉलम होगा। सिंगल कॉलम में क्या होगा, जैसे सिंगल रो थी, इसमें हमारा कॉलम तो एक ही होगा, लेकिन हमारी रो कितनी भी हो सकती है, 1 2 3 4, ठीक है। ऐसे करके हमारी हो सकती हैं रोज। अब ये कॉलम एक है और रोज कितनी भी है, तो हम इस केस में भी हमारा चलेगा। देन है टेस्ट केस हमारा मैट्रिक्स विद लार्ज नंबर, 1000 2000 3000, तो उस केस में भी प्लस करेगा। देन लास्ट इनवैलिड इनपुट। अगर हमने यहाँ पे हमने ए दे दिया, देखो यहाँ पे मैंने इंटीजर नहीं दिया, ए दिया है, तो उसमें वो एरर आ जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा वो, ठीक है। तो इस केस में हमारा ये सब है। तो फ्रेंड्स हमारी ये वीडियो जो है इस उसमें थी MCSL 217 के लिए। अगर आपको इसमें से कोई भी टॉपिक पे हेल्प चाहिए हो, या आपको कोई भी टॉपिक पे आपको लगे कि मैम किसी और पेपर का भी सॉल्यूशन डाल दो, तो प्लीज़ मुझे आप बता सकते हो वीडियो में, कमेंट्स में। और आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बता देना। और हाँ, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कर देना, कितने बच्चों के पास ये वीडियोज़ नहीं होती। ओके, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, टेक केयर, बाय बाय, वेरी वेरी ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स।